नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास दस्तावेज नरेंद्र मोदी एक जीवन परिचय के पन्नों में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। ये स्रोत हमें नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी यात्रा के कई अहम पड़ावों की जानकारी देता है। हमारा इरादा आज इस स्रोत से मिली जानकारी को आप कह सकते हैं खंगालना है। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके व्यक्तित्व, राजनीतिक सफर, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों और दुनिया में उनकी छवि तक हम कोशिश करेंगे कि इस परिचय में दी गई बातों से सबसे जरूरी और हाँ दिलचस्प पहलू निकाल सकें। तो इस स्रोत के आईने में हम क्या देखने वाले हैं? शायद एक सफर की कहानी जिसमें परंपरा और आधुनिकता के कई रंग घुले मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये परिचय हमें बताता है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की घांची बिरादरी से आता है। और ये भी जिक्र है कि बचपन में वो अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे, यहाँ तक कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचते थे। हाँ, और ये शुरुआती जीवन का संघर्ष और एक आम पृष्ठभूमि, जैसा कि इस परिचय में बताया गया है, अक्सर उनकी राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए एक अहम बिंदु माना जाता है। ये स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि राजनीति में सक्रिय रूप से आने से काफी पहले वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है, उसके प्रचारक बन गए थे। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक मोड़ था। बिल्कुल। और स्रोत हमें ये भी बताता है कि वे अपने माता पिता की 6 संतानों में तीसरे थे। बचपन का एक और पहलू सामने आता है। उन्हें नाटकों में अभिनय करने का शौक था, खासकर पौराणिक किरदारों का। और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में घर छोड़कर भारत भ्रमण पे निकल जाना। इस दस्तावेज में लिखा है कि वे हिमालय गए और वहां साधुओं के साथ रहकर ध्यान और योग में समय बिताया। ये उनकी यात्रा को एक पारंपरिक राजनीतिक करियर से थोड़ा अलग रास्ता दिखाता है। बाद में पढ़ाई की ओर लौटकर उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए यानी मास्टर्स डिग्री हासिल की। ये अकेडमिक पृष्ठभूमि भी उनके प्रोफाइल का हिस्सा है। हाँ, ये जो हिमालय यात्रा और साधुओं के साथ रहने का जिक्र है, ये उनके जीवन में आध्यात्मिकता या शायद आत्मखोज के एक चरण की ओर इशारा करता है, जैसा स्रोत प्रस्तुत करता है। और फिर वापस आकर औपचारिक शिक्षा पूरी करना, ये उनके जीवन के विभिन्न चरणों और प्रभावों को दिखाता है। प्रचारक जीवन, आध्यात्मिक खोज और फिर अकेडमिक योग्यता, स्रोत इन सबको उनके व्यक्तित्व निर्माण के हिस्सों के तौर पर पेश करता दिखता है। अच्छा, अब अगर उनके व्यक्तित्व और रोजमर्रा की आदतों की बात करें तो ये परिचय कई दिलचस्प बातें बताता है। जैसे वो पूरी तरह शाकाहारी हैं, रोजाना योग और प्राणायाम करना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। और ये बात तो काफी चर्चित है, जिसका जिक्र यहाँ भी है कि वो दिन में केवल 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। सिर्फ 4-5 घंटे? हाँ, स्रोत उनके जीवन को बहुत सादा और बेहद अनुशासित बताता है और समय की पाबंदी पर उनका खास जोर रहता है। और यहीं पर एक विचारणीय बिंदु उभरता है। देखिए, इतनी ज्यादा व्यस्त और हाई प्रोफाइल राजनीतिक जिंदगी के साथ इस स्तर का निजी अनुशासन बनाए रखना वाकई ध्यान खींचता है। जैसा कि ये परिचय संकेत दे रहा है, शायद यही अनुशासन और समय को लेकर उनकी सख्ती उनके प्रशासनिक कामकाज के तरीके में भी झलकती हो। स्रोत इसे उनकी कार्यशैली की एक पहचान के तौर पर पेश कर रहा है। रोजमर्रा के जीवन में इतना कड़ा नियमन, ये अपने आप में एक खासियत है। हाँ बिल्कुल, और बात सिर्फ अनुशासन तक ही सीमित नहीं है। ये दस्तावेज उनके एक और पहलू को सामने लाता है, उनका रचनात्मक पक्ष। इसमें लिखा है कि वे कवि हैं और गुजराती भाषा में कविताएं लिखते हैं। साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक है और ये भी बताया गया है कि उन्होंने अपने खींचे हुए फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनियां भी लगाई हैं। अच्छा, फोटोग्राफी भी? हाँ, और हाँ, आज के जमाने की एक और अहम बात, सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त मौजूदगी और लोकप्रियता, इसका जिक्र भी इस परिचय में प्रमुखता से किया गया है। ये दिलचस्प है ना? एक तरफ गहरा अनुशासन, योग, सादगी जैसी पारंपरिक बातें, और दूसरी तरफ कविता, फोटोग्राफी जैसी रचनात्मक रुचियां और सोशल मीडिया और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल। ये परिचय उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर चित्रित करता है जो परंपरा की जड़ों से जुड़ा है, लेकिन साथ ही आधुनिक तकनीक और अभिव्यक्ति के माध्यमों को भी पूरी तरह अपनाता है। ये परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण वाली बात यहाँ उनके व्यक्तित्व के वर्णन में साफ दिखती है। हाँ, सही कहा। इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और उनके राजनीतिक सफर को देखते हैं। स्रोत के मुताबिक बहुत कम उम्र में, किशोरावस्था में ही वे आरएसएस से जुड़ गए थे। फिर एक लंबा सफर तय करते हुए 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारत की प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में से एक है, उसमें औपचारिक रूप से प्रवेश किया। पार्टी संगठन में वे धीरे धीरे आगे बढ़े,
और फिर उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया साल 2001 में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर, जैसा कि स्रोत बताता है, वे लगातार 13 साल तक रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। आरएसएस के प्रचारक से शुरू होकर एक राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बनना और फिर राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक पहुंचना, ये ग्राफ काफी तेज चढ़ाव दिखाता है। बिल्कुल। और फिर 2014 में वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। स्रोत एक खास बात नोट करता है, वे स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनावों में उनकी पार्टी बीजेपी ने फिर से बड़ा बहुमत हासिल किया और वे दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। यहाँ एक और बात दिलचस्प है जिसका जिक्र ये परिचय करता है, उनकी चुनावी प्रचार की शैली। बताया गया है कि उनके चुनाव अभियान पूरी तरह से डिजिटल तकनीक और आधुनिक कम्युनिकेशन साधनों पर आधारित होते हैं। ये फिर से वही तकनीक और आधुनिकता वाला पहलू सामने लाता है। हाँ, और ये डिजिटल कैंपेन वाली बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिखाती है कि कैसे उन्हें समकालीन राजनीतिक माहौल के हिसाब से अपनी रणनीति को ढाला। स्रोत इसे उनकी राजनीतिक सफलता का एक कारक मानता है। पारंपरिक जनसभाओं के साथ साथ 3D रैलियां, सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जिसे स्रोत आधुनिक और प्रभावी बताता है। यहाँ से बात और भी गहरी होती है जब हम उन कामों और योजनाओं पर आते हैं जिनका जिक्र इस परिचय में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के तौर पर किया गया है। कई बड़ी योजनाओं के नाम गिनाए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसका लक्ष्य देश में सफाई को लेकर जागरूकता और बदलाव लाना बताया गया। फिर है मेक इन इंडिया पहल, जिसका मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना बताया गया। और जनधन योजना का भी जिक्र है, जिसके बारे में स्रोत बताता है कि इसका उद्देश्य करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था, यानी वित्तीय समावेशन। उज्ज्वला योजना का उल्लेख है, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है, और स्रोत इसके पीछे महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता को कारण बताता है। डिजिटल इंडिया अभियान का भी नाम है, जिसका लक्ष्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना बताया गया है। और आयुष्मान भारत योजना, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक बताया गया है। हाँ, इन योजनाओं की लिस्ट काफी लंबी है। इनके अलावा स्रोत कुछ और बड़े नीतिगत फैसलों को भी उनके कार्यकाल की अहम घटनाओं में गिनता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का लागू होना। स्रोत इसे भारत की जटिल टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में प्रस्तुत करता है। 2016 में हुई नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन का भी जिक्र है, जिसके घोषित उद्देश्य काले धन और नकली मुद्रा पर रोक लगाना बताए गए थे। और जम्मू कश्मीर से जुड़ा धारा 370 हटाने का फैसला, वो प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देता था, इसे भी स्रोत एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर दर्ज करता है, जिसका मकसद राज्य का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण बताया गया। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का श्रेय भी स्रोत उन्हें ही देता है, जिसने योग को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये परिचय इन सभी कदमों और योजनाओं को उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण पहलों या उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जाहिर है, इन सभी बड़े फैसलों और योजनाओं के वास्तविक प्रभाव, सफलता या चुनौतियों को लेकर अलग-अलग विश्लेषण और मत हो सकते हैं, लेकिन स्रोत का नजरिया इन्हें सकारात्मक रूप में देखने का है। स्रोत इनके पैमाने और महत्वाकांक्षा पर जोर देता है, जैसे करोड़ों बैंक खाते खोलना या करोड़ों गैस कनेक्शन देना। सही बात है। अच्छा, अब कुछ व्यक्तिगत और दिलचस्प बातों पर आते हैं जो इस परिचय में मिलती हैं। जैसे एक तथ्य ये बताया गया है कि वे कभी भी लंबे समय के लिए विदेश में नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों की यात्राएं कर चुके हैं। उनके पहनावे का भी जिक्र है। उन्हें भारतीय परिधान, खासकर कुर्ता पजामा और उसके ऊपर पहनी जाने वाली जैकेट बहुत पसंद है। और स्रोत कहता है कि ये जैकेट अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जैकेट के नाम से जानी जाने लगी है। हाँ, वो जैकेट काफी चर्चा में रही है। ये पहनावे वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि ये फिर से भारतीय पहचान और परंपरा से जुड़ाव दिखाती है। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी जानकारी स्रोत देता है कि उनके सम्मान में विदेश में, शायद इजराइल में, एक फूल की नई किस्म विकसित की गई, जिसका नाम मोदी रखा गया है। अच्छा, फूल का नाम भी? हाँ, इसके अलावा उन्हें टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार बताया गया है। वे खुद कैमरा और कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानते हैं। ये फिर से तकनीक से उनके जुड़ाव को दिखाता है। एक और आदत का जिक्र है, त्योहारों पर वो मिठाई नहीं खाते क्योंकि चीनी से परहेज करते हैं। स्रोत उन्हें किताबों का शौकीन बताता है,
जिन्हें खाली समय मिलने पर पढ़ना पसंद है। और हाँ, उनके संवाद का एक खास तरीका मन की बात रेडियो कार्यक्रम, इसका भी उल्लेख है, जिसके जरिए वो सीधे देश की जनता से जुड़ते हैं। उनकी भाषण देने की कला पर भी स्रोत बात करता है, उसे उनकी एक बड़ी ताकत बताया गया है। हाँ, वो तो है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर उनके व्यक्तित्व की एक ज्यादा मानवीय तस्वीर पेश करती हैं, जैसा स्रोत दिखाना चाहता है। एक तरफ कड़े अनुशासन और राजनीतिक फैसलों वाला रूप, दूसरी तरफ व्यक्तिगत आदतें, शौक और संवाद के तरीके। ये पहलू उनकी शख्सियत को बहुआयामी बनाते हैं। मन की बात का जिक्र खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे संवाद स्थापित करने की उनकी कोशिश को दर्शाता है, पारंपरिक राजनीतिक भाषणों से हटकर। बिल्कुल। और आखिर में उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में स्रोत क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जो एक सम्मान की बात मानी जाती है, और कुछ ही भारतीय नेताओं को ये अवसर मिला है। स्रोत उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में से एक बताता है। संयुक्त राष्ट्र से मिले चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड का भी जिक्र है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम के लिए दिया जाता है। और टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की सूची में उनका नाम कई बार शामिल होने की बात भी दर्ज है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, वैश्विक नेताओं से मुलाकातें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, विदेशी मीडिया में कवरेज, तो स्रोत स्पष्ट रूप से उनकी एक मजबूत वैश्विक छवि बनाने की कोशिश को उजागर करता है। ये परिचय भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में सुधार का श्रेय भी उनके कार्यकाल को देता है। साथ ही कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके व्यक्तिगत मधुर संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। और अंत में स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वे खुद को शासक नहीं बल्कि देश का प्रधान सेवक मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद जो जानकारी हमें इस स्रोत नरेंद्र मोदी एक जीवन परिचय से मिली, उससे क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा वडनगर की साधारण गलियों से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का एक, कह सकते हैं, असाधारण सफर। हमने उनके व्यक्तित्व के कई रंग देखे, गहरा अनुशासन और योग जैसी परंपराओं से जुड़ाव, तो वहीं कविता, फोटोग्राफी और तकनीक के प्रति रुझान जैसी आधुनिक बातें। हाँ, और हमने उनके राजनीतिक सफर के मुख्य पड़ाव देखे, आरएसएस प्रचारक से मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक। और हमने उन प्रमुख योजनाओं और नीतिगत फैसलों का जिक्र सुना जिन्हें ये स्रोत उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर प्रस्तुत करता है, चाहे वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हों, आर्थिक सुधार हों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कदम। और साथ ही वैश्विक मंच पर उनकी सक्रिय उपस्थिति और छवि निर्माण पर भी स्रोत का फोकस रहा। तो सब कुछ समेटने के बाद इस स्रोत को पढ़कर एक बड़ा सवाल या सोचने का बिंदु क्या उभरता है, क्या लगता है? देखिए, मेरे विचार में इस स्रोत में दी गई जानकारियों के आधार पर एक दिलचस्प बिंदु ये उभरता है, एक व्यक्ति की यात्रा जो आरएसएस प्रचारक के रूप में शुरू होती है, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर रहता है, और वो यात्रा प्रधानमंत्री बनने तक पहुंचती है, जहां मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसी वैश्विक पहुंच वाली पहलों को आगे बढ़ाया जाता है। ये स्रोत जिस तरह से इस सफर को दिखाता है, वह नेतृत्व की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। कैसे विचारधारा, शासन की जरूरतें और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, इन सब के बीच समीकरण बदलते हैं या संतुलन साधा जाता है। स्रोत बार बार उनके व्यक्तित्व और शासन में परंपरा जैसे योग, भारतीय वेशभूषा, सादगी का जिक्र और आधुनिकता, तकनीक का इस्तेमाल, डिजिटल अभियान, वैश्विक मंच पर सक्रियता के मिश्रण को उजागर करता है। ये दस्तावेज इन दोनों धाराओं को उनकी पहचान के तौर पर पेश करता है। ये एक जटिल और बहुस्तरीय यात्रा है, जैसा कि स्रोत के विभिन्न विवरणों से संकेत मिलता है, और जाहिर है इस पर अलग अलग नजरिए से लगातार बात होती रहती है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें जानकारी का एक सिरा पकड़ाता है जिस पर यकीनन और सोचा जा सकता है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।